हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। आज हमने बेटा जी अपनी क्लास में टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक का नाम था कार्बोहाइड्रेट। हमने बायोमोलिक्यूल में न्यूक्लिक एसिड, लिपिड एंड प्रोटीन को खत्म कर दिया। अब हमारा लास्ट बायोमोलिक्यूल और उसका नाम है बेटा जी अपना यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। उसको हम शुरू कर चुके हैं। तो चलिए एक बार छोटा सा रिवीजन करते हैं और फिर टॉपिक को आज अपना शुरू करते हैं, अच्छे डिटेल में शुरू करते हैं। आपने कहा सर हमने आज क्लास में बातें कर ली ब्रॉडली। क्या बातें कर ली हम लोगों ने कि जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसको हम तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। किस बेसिस के ऊपर? कि वहां पे जो शुगर की यूनिट है वो कितनी है, क्या उसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है या नहीं है। इसके बेसिस पे मैं उसे तीन ग्रुप में डिवाइड करूंगा। तीन ग्रुप ज्यादा अच्छा है, हम उसी की बात कर लेते हैं। मैं कहूंगा कि मैं पहले ग्रुप का नाम बोलता हूं बेटा जी यहां पे मोनोसैकेराइड। प्रिय बेटा, हमने सुबह ही आज क्लास में बात की है आपके साथ में कि मोनो वर्ड का क्या मतलब है बेटा जी यहां पे सिंगल, और सैकेराइड वर्ड का मतलब है बेटा जी सुगर। तो आपने कहा सिंगल सुगर की यूनिट है दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, वो क्या है बेटा जहां पे मोनोसैकेराइड है। आपने कहा सर हम दूसरा नाम बोलते हैं यहां पे ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो वर्ड का मतलब था बेटा जी फ्यू, एंड सैकेराइड वर्ड का मानसी बेटा जी मतलब होता है सुगर। जहां पे कुछ सुगर आपस में अटैच हो जाएंगे और जब वो अटैच होंगे तो वहां पे उनके बीच में बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्ड का नाम होगा बेटा जी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और वो एक बड़ी चेन बनाएंगे। बट सर यहां तो आपने फ्यू लिखा है, तो मैं कहूंगा यस, यहां पे 2 से और मैक्सिमम 9 सुगर आपस में अटैच होंगे। तो मैं लाइन बोलता हूं बेटा जी 2 to 9 sugar unit get attached through glycosidic bond and form a chain of sugar। मतलब उस चेन में श्रुति बेटा जी कितने हो सकते हैं? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 9 सुगर हो सकते हो। जब भी जुड़ेंगे तो उनमें बॉन्ड जो बनेगा बेटा जी वो होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ग्लाइकोसिडिक कैसे बनेगा। ये बेटा मैं बना के दिखाऊंगा आपको कैसे बनेगा, ये पूरा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बेटा जी। बस मैं यहाँ डेफिनेशन की बात कर रहा हूं कि यहाँ पे सिंगल सुगर है, यहाँ पे 2 से 9 सुगर है। इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है बेटा जी। तो मैं कहूंगा फर्दर हाइड्रोलाइसिस yield मोनोसैकेराइड। चलिएगा, अब मैं प्रिय बेटा यहां पे तीसरा नाम बोल देता हूं और मैं भूमि का नाम दूंगा बेटा जी यहां पे पॉलीसैकेराइड। बेटा पोली का क्या मतलब है? मैनी। और सैकेराइड का क्या मतलब है बेटा जी? सुगर। मैनी sugar unit get attached through glycosidic bond to form a long chain of sugar. It can be hydrolyzed to yield simple
मोनोसैकेराइड। एक बात को आपको समझना है, जितनी ज्यादा बेटा जी यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका बढ़ता जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी बेटा जी, इनकी सोल्युबिलिटी इन द वाटर बेटा जी आपकी डिक्रीज होती जाएगी। जितना ज्यादा बेटा जी इनकी यहाँ पे साइज बढ़ता जाएगा, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी यहां पे इंक्रीज होती जाएगी, तो इनकी सोल्युबिलिटी पावर विद इन द वाटर उतना ही यहां पे डिक्रीज होता जाएगा। ये बात आपको याद रखना। आगे जाकर जब मैं कहूंगा कि पॉलीसैकेराइड वाटर में इनसोल्युबल है, तो आपको बात को पकड़ जाना है वहां पे कि यस, क्योंकि यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है तो उनकी सोल्युबिलिटी क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। हम जब टॉपिक में पहुंचेंगे तो हम बात फिर दोबारा करेंगे आपसे, बट ये जस्ट मैंने इस टॉपिक को आपसे शुरू किया है। अब हम क्या बात करते हैं यहाँ पे शिवानी बेटा जी, हमने अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया यहाँ पे मोनोसैकेराइड। तो हम जरा दोबारा से शुरुआत कर लेते हैं एक बार छोटे से टॉपिक की, फिर अपने यहाँ पे डायग्राम्स को समझेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम उनकी बात करना शुरू करेंगे। आपने कहा सर हमने टॉपिक पढ़ना शुरू किया, टॉपिक का नाम है बेटा जी यहाँ पे मोनोसैकेराइड। जब भी बेटा जब हम एक मोनोसैकेराइड का नाम लिखते हैं तो हम उसके नाम में दो चीज इंडिकेट करते हैं, कार्बन का नंबर, और हम बेटा जी यहां पे एक सफिक्स यूज करते हैं, और सफिक्स होता है बेटा जी ओज। असी बेटा मैंने बोला हम एक सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स वो होता है बेटा जी जो नाम के पीछे लिखा जाता है, और शुरुआत में हम इंडिकेट करेंगे कार्बन के नंबर। तो देखिएगा जैसे मैंने ये कहा कार्बन के 3 नंबर है तो मैं उसे क्या कह दूंगा बेटा जी, ट्रायोज। कार्बन के 4 नंबर है तो मैं उसे क्या कह दूंगा बेटा जी यहां पे, टेट्रोज। कार्बन के 5 नंबर है तो मैं क्या कह दूंगा बेटा जी, पेंटोज। कार्बन के 6 नंबर है तो मैं क्या कह दूंगा बेटा जी, हेक्सोज। और कार्बन के 7 नंबर में उसे क्या कह दूंगा, हेप्टुलोज। अब बेटा जी हमने क्लास में आपसे बताया था कि मोनोसैकेराइड, या आप जब कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन देते हो तो आप एक वर्ड बोलते हो, कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कि वहां पे एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है, और बेटा जी वहां पे पॉलीहाइड्रोक्सी की कंडीशन होती है। जरा समझ के देखिएगा वर्ड को कि सर अगर वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो मैं कहूंगा ऐसा शुगर क्या कहलाएगा बेटा जी यहां पे आपका, एल्डोज। मीनाक्षी गुड़िया हमने सुबह ही आज क्लास में बात की थी यहाँ पे, एल्डोज सुगर मतलब सुगर दैट हैव एल्डिहाइड ग्रुप। हमने कहा बेटा जी कीटोज, पारस बेटा दैट हैव कीटोन ग्रुप। अब आपने ये भी कहा था कि जो भी कीटोन ग्रुप होता है इट प्रेजेंट एट कार्बन 2, जबकि आपका यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है प्रेजेंट एट कार्बन फर्स्ट। तो हम कुछ डायग्राम बना के और बातें करेंगे इसके बारे में। बड़ा अच्छा टॉपिक है यहाँ पे, डायग्राम समझने हमें यहाँ पे। बट अब जरा इनके नाम डालते हैं कि सर ट्रायो सुगर को कोई एग्जांपल दो, तो मैं एग्जांपल देता हूं बेटा जी यहाँ पे आपको। ग्लिसरल एल्डिहाइड। सर टेट्रोज का कोई एग्जांपल तो मैं कहूंगा बेटा जी इरेथ्रोज। पेंटोज का कोई एग्जांपल तो मैं दूंगा बेटा जी आपको यहाँ पे राइबोज। हेक्सोज का एग्जांपल तो मैं आपको दूंगा बेटा जी यहाँ पे ग्लूकोज। और हेप्टुलोज का कोई आंसर पूछे तो मैं कहूंगा सूडो हेप्टुलोज इज द एग्जांपल। अब यही बात आती है सर व्हाट अबाउट द कीटोज सुगर एग्जांपल, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ऐसे इसका मैं एग्जांपल दूंगा थ्रियोज। राइबोज का एग्जांपल दूंगा बेटा जी मैं यहां पे
राइबुलोज, और ग्लूकोज वाले केस में एग्जांपल दूंगा बेटा जी मैं यहाँ पे फ्रक्टोज, और यहाँ पे मैं दूंगा ग्लूको हेप्टुलोज। तो ये बेटा जी मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं कि जब अगर 3 कार्बन होंगे तो उस कंडीशन को बोलते हैं ट्रायोज, और उसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो एल्डिहाइड होगा, अगर एल्डिहाइड होगा बेटा जी वो कहलाएगा एल्डोज सुगर, और एल्डोज सुगर का एग्जांपल है बेटा जी ट्रायोज का यहाँ पे ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। बट अगर यही ट्रायोज में कीटोन ग्रुप होगा तो वो कहलाएगा कीटोज सुगर, और उसका एग्जांपल है बेटा जी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। यहीं पे मैंने कहा बेटा जी अगर कार्बन नंबर 4 मतलब 4 टोटल कार्बन होंगे चेन में तो मैं कहूंगा कहलाएगा टेट्रोज, और यहाँ पे एग्जांपल होगा इरेथ्रोज, और होगा बेटा जी थ्रियोज। ऐसे अपने का अगर 5 होंगे तो कहलाएगा पेंटोज सुगर, और एग्जांपल होंगे राइबोज या फिर होगा राइबुलोज। ऐसे अपने का सर हेक्सोज अगर है तो वहां पे आपके बेटा जी यहाँ पे एग्जांपल होगा ग्लूकोज का या फिर होगा बेटा जी फ्रक्टोज का, और हेप्टुलोज का भी एक एग्जांपल है बेटा जी सूडो हेप्टुलोज, या मैं कहूंगा ग्लूकोहेप्टुलोज। अब पारस आपको ये डायग्राम बनाने सीखने हैं, और इन डायग्राम में आपको मेनली बेटा जी हेक्सोज सुगर की ज्यादा बातें करनी है। हमारे पेपर में हेक्सोज सुगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज आएगा, तो हम इनके डायग्राम कैसे कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हम आपको वो बड़ा डिटेल में समझाने का काम शुरू करते हैं। तो चलिएगा, हमने क्लास में टॉपिक शुरू कर दिया था, इसी को अब आगे बढ़ाते हैं और चीजें आगे चलाते हैं। बस मैंने एक छोटा सा आप लोगों का रिकैप करा दिया ताकि आप समझ सको कि हाँ चीजें हम कहां से कनेक्ट करने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं। बड़ा अच्छा सा है, ज्यादा अगर केमिस्ट्री का पार्ट है, एंड 12th क्लास में बेटा जी बायोमोलिक्यूल नाम का चैप्टर आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, तो केमिस्ट्री के बेसिस के लिए भी अच्छा है कि आपको +2 क्लास में बायोमोलिक्यूल में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर 11th का बायोमोलिक्यूल अच्छे से पढ़ लोगे तो चलेगा बेटा जी। मैं यहाँ डायग्राम बनाना शुरू करता हूं। मैं सबसे पहले बेटा जी यहाँ पे आपको एल्डोज सुगर में हेक्सोज के डायग्राम समझाता हूं। क्या क्या डायग्राम आपको समझने हैं देखिएगा बेटा जी। हेक्सोज में क्या क्या एग्जांपल दूंगा आपको। सबसे पहला एग्जांपल आता है बेटा जी ग्लूकोज। आपने कहा यहां पे बेटा ये ग्लूकोज जो है ये सर एक हेक्सोज सुगर है, और सर ये एक एल्डोज सुगर है। अब दोनों कंडीशन को पूरा करके देखो, सर हेक्सोज है मतलब वहां पे 6 कार्बन है, तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सर ये एक एल्डोज है मतलब पहले ग्रुप के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है। उसके बाद आप कहते हो कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी, कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी, तो इन पे सब पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दो। तो आपने लगाया OH 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 H, वैलेंसी पूरी कर दी आपने, H लगा दिया, H H H। आप कहोगे सर थर्ड क्यों छोड़ दिया, तो थर्ड को आपको याद रखना है। ग्लूकोज का जब डायग्राम बनता है तो यस ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, बट OH की जो पोजीशन है बेटा जी वो थोड़ा सा उल्टा होता है। तो मैं इसे ऐसे याद रखता हूं, 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू, कि 3 पे कुछ गड़बड़ हो जाए, 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू, ऐसा अपन लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि 3 लोगों का ग्रुप में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, तो हम ऐसा बोलते हैं 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू। तो मैं उस तरह याद रखता हूं कि थर्ड पोजीशन के ऊपर, थर्ड कार्बन के ऊपर पोजीशन कुछ अलग हो गई हटके, और ये इस तरह से याद रखते हैं। आपने कहा सर ये है हमारा ग्लूकोज, ये है हमारा ग्लूकोज। अब आप लोग जब केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री के अंदर आप एक वर्ड पढ़ते हो आइसोमर, एक वर्ड पढ़ते हो आप लोग आइसोमर। आइसोमर क्या होते हैं, कोई भी ऐसा, हाँ 2 मॉलिक्यूल्स की बात करें जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है, हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं बेटा जी आइसोमर। ऐसे ही मैं एक आइसोमर का नाम बोलता हूं एपीमर। क्या वर्ड बोलता हूं बेटा जी यहां पे, एपीमर। आपने कहा ऐसा मॉलिक्यूल्स की बात मैं यहां पे करूंगा जो जिनका स्ट्रक्चर भी सेम है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है,
बट वो एक एटम के अराउंड जो दूसरे एटम्स की पोजीशन है वो उसमें क्या करते हैं, डिफर करते हैं। चलो हम ये केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं जाके हम सिंपल सी बात में करते हैं, इन सब चीजों को भूल जाते हैं, एक आसान सी बात करते हैं कि सर एल्डोज सुगर के हेक्सोज के और भी एग्जाम्पल है, और दूसरा जो एग्जाम्पल है बेटा जी वो होता है यहाँ पे मैनोज। अगला जो एग्जाम्पल मैं बना रहा हूं वो बना रहा हूं बेटा जी मैं यहाँ पे मैनोज सुगर का। अब श्रुति जरा समझ के देखो, मैं इसे कह रहा हूं ये भी एक हेक्सोज सुगर है और ये भी एक एल्डोज सुगर है, तो इसका भी केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6 होगा। ओके चलो इसके बारे में आपको बता देते हैं। मोनोसेक्राइड का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2O(N). मोनोसेक्राइड का जर्नल फॉर्मूला होता है बेटा जी CnH2O(N). जैसे अभी आपने कहा सर ट्रायो सुगर था, तो सर इसमें कार्बन का नंबर कितना है, 3 है, N की वैल्यू 3 है, तो सर फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कह सकते हो C3H6O3। ऐसे मैं कहूं टेट्रोज में 4 कार्बन का नंबर है और N की वैल्यू अगर 4 होगा यहां पे, तो फॉर्मूला हो जाएगा C4H8O4। ऐसे ही आपने कहा सर पेंटोज में 5 कार्बन है तो हो जाएगा C5H10O5। ऐसे ही आपने कह दिया सर हेक्सोज में 6 होंगे तो हो जाएगा C6H12O6। सर ऐसे ही हेप्टोलोज में 7 है तो हो जाएगा C7H14O7। मैं यहां पे क्रिस बेटा सारे डायग्राम ये सारे फॉर्मूले ड्राइव कर रहा हूं क्योंकि मैंने कहा जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है बेटा जी यहाँ पे CnH2O(N). तो मैं यहाँ पे जितना कार्बन का नंबर है वो N की वैल्यू यहाँ पुट करे जाऊंगा तो ये बेटा जी मेरे यहाँ पे फॉर्मूले बन जाएंगे। आपने कहा सर N की वैल्यू 3 है तो आपने कहा C3H6O3, ऐसे आपने बना दिया ये। चलो अपनी बात पे लौट के आते, मैंने कहा भाई ये एक हेक्सोज सुगर है, मतलब उसका केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। सर इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डोज बैठा है। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा जी, तो मैं कहूंगा यही तो केमिकल फॉर्मूला है और यही एल्डोज सुगर है, बट फिर भी ये दोनों अलग अलग है। तो किस बात पे अलग अलग है, तो मैं कहूंगा जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो किसी कार्बन के अराउंड जो ओरिएंटेशन है H का और OH का वो डिफर करता है। H और OH का चिंकी ओरिएंटेशन जो है वो डिफर करता है, और ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बोलते हैं बेटा जी एपीमर। क्या बोलते हैं उनको यहाँ पे, एपीमर। आपको अमित सर बड़ा डिटेल में पढ़ाने वाली ये सब चीजें, एपीमर ये सब बात आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, आपको सर पढ़ाएंगे बड़ा डिटेल में अंदर स्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स क्या होते हैं। बायो में ज्यादा डिटेल में नहीं है चीजें, तो मैं बायो फिर भी थोड़ा सा आपको लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि एपीमर क्या होते हैं। दीज आर द आइसोमर, दीज आर द आइसोमर जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, बट कार्बन के अराउंड जो ओरिएंटेशन है H और OH का बेटा जी वो डिफर करेगा। इसकी वजह से वो दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करेंगे, अलग अलग दिखाई देंगे हमें यहाँ पे। ऐसे दो मॉलिक्यूल्स को मैं क्या बोलता हूं बेटा जी यहाँ पे, एपीमर बोलता हूं। तो मैं कहूंगा मैनोज भी एक बेटा जी यहाँ पे हेक्सोज सुगर है और एल्डोज सुगर है। तो आप कहोगे सर फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो जरा देखिएगा। सेम बात मैंने लागू कर दी कि ये भी 2 3 4 5 6 वही 6 कार्बन है, वही एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। आपने कहा सर जैसे ग्लूकोज में होते हैं 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू, वही सेम बात लागू है। सब कुछ सेम दिख रहा है, बट सेकंड कार्बन के अराउंड जो पोजीशन है H और OH की बेटा जी वो अलग अलग है। तो मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए अलग कलर यूज करके आपको समझा देता हूं ताकि आप हाईलाइट बात को समझें। यहां पे
ऐसे में एक नाम और लिख देता हूं, गैलेक्टोज शुगर। गैलेक्टोज शुगर ये भी बेटा जी एल्डोज और हेक्सोज है। तो आप कहोगे सर ये भी अगर ऐसा ही है तो मतलब CHO 2 3 4 5 6। सर ये भी ग्लूकोज के जैसा ही है, और ग्लूकोज के जैसा है तो सेम बात, 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू। बट फोर्थ वाले के ऊपर उसकी पोजीशन बेटा जी अलग अलग है। तो अब श्रुति बेटा, निधि, आप इन तीनों को कंपेयर करो जरा एक बार, फिर मेरी बात आपके दिमाग में और ज्यादा अच्छी क्लियर हो जाएगी। ये तीनों क्या है हिमांशी, तीनों के कंपैरिजन करो क्या है। ये ग्लूकोज है, ये भी हेक्सोज है, ये भी बेटा जी एल्डोज है। ये भी हेक्सोज है, एल्डोज है, ये भी सर हेक्सोज है, एल्डोज है। फिर क्या फर्क है? मैं कहूंगा इसके अंदर जो ओरिएंटेशन है उसका अगर कंपेयर करो तो मैं ये कहता हूं ग्लूकोज के अंदर अगर आप सेकंड कार्बन के ऊपर H और OH की पोजीशन को चेंज कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे तो बन जाएगा मैनोज। और अगर ग्लूकोज में आपने C4 के ऊपर पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया तो बन जाएगा ग्लैक्टोज। तो मैं कहूंगा ग्लूकोज का C4 एपिमर है ग्लैक्टोज एंड C2 एपिमर है मैनोज। तो मैं कहूंगा मैनोज C2 एपिमर है और ग्लैक्टोज C4 एपिमर है। प्रीति कंफ्यूज होने वाला कुछ भी नहीं है, मैंने अभी आपको ये वर्ड समझाया एपिमर। मुस्कान बेटा, राखी, निष्ठा, मैं ये वर्ड समझा रहा हूं आपको एपिमर। ए निष्ठा गुड़िया, मैं आपको वर्ड समझा रहा हूं एपिमर। पलक, इस वर्ड को पकड़ो एपिमर को। एपिमर क्या है? ऐसे कोई दो मॉलिक्यूल जिनका सेम केमिकल फॉर्मूला है बट वो डिफर करते हैं कार्बन एटम के अराउंड जो ओरिएंटेशन H और OH का, वो उनकी पोजीशन में क्या करते हैं, इन वेरी करते हैं। मैं कहूंगा ऐसा जो ग्रुप, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? एपिमर। आप एग्जांपल लेके समझो ना बात को प्रीति, कि सर मैनोज और ग्लूकोज को मैं देखूं तो सेकंड कार्बन के ऊपर जो H और OH है वो इसके कंपैरिजन में वहां पे पोजीशन अलग है। तो मैं कहूंगा ये ग्लूकोज का C2 एपिमर है कि मैनोज बनाने के लिए ग्लूकोज ही बनाना है बट आपको C2 पे पोजीशन चेंज कर देनी है H और OH की। वैसी ग्लैक्टोज के ऊपर आपको H और OH की पोजीशन क्या कर देनी है? चेंज कर देनी है। तो बन जाएगा बेटा जी ग्लूकोज से ग्लैक्टोज, अगर उससे हम बोलेंगे C4 का एपिमर है। ये तीनों मैंने आपको एग्जांपल दिए बेटा जी आपके यहां पे एल्डोज शुगर के। आई होप आपके दिमाग में क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही मैं कहूंगा इसे अब यहां लाइन चेंज करते हैं, एल्डोज नहीं, हम कीटोज का एक एग्जांपल पढ़ के देखते हैं। तो कीटोज का जो एग्जांपल है बेटा जी वो है फ्रक्टोज। क्या एग्जांपल है बेटा जी? फ्रक्टोज। देखिएगा जरा सर, ये भी हेक्सोज है, 1 2 3 4 5 6। बट सर इसमें कीटोन ग्रुप, और कीटोन ग्रुप कहां पे होता है? कार्बन नंबर सेकंड पे। सर इसमें भी वही सेम बात है, 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू, तो सर ये पहला कार्बन, दूसरा तो ये है सर हमारा तीसरा। बाकी सर देखें तो हमारे H और OH की पोजीशन सेम है। H और OH की पोजीशन सेम है। तो सर ये जो डायग्राम है वो है फ्रक्टोज का। देखा जाए तो फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला क्या है? श्रुति, इसका फॉर्मूला क्या है?
C6H12O6, और यही फॉर्मूला ग्लूकोज का भी। आप कहोगे सर इन दोनों का भी केमिकल फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो मैं कहूंगा यस ये भी आइसोमर हैं, बट ये है बेटा जी फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की। उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो यहां कीटोन ग्रुप है, तो ये वेरी करते हैं इन द फंक्शनल ग्रुप, तो मैं कहूंगा दीज आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फ्रक्टोज भी ग्लूकोज का एक आइसोमर है, वहां पे एल्डोज है तो यहां पे कीटोन है। देखिएगा बेटा जी आपके सामने डायग्राम है, चीज क्लियर हो रही है? ओके। ये हमने आपको लीनियर स्ट्रक्चर समझाए इनके। अब मैं आपको एक और बात समझाता हूं। मोनोसैकेराइड साथ में बनाता है बेटा जी रिंग स्ट्रक्चर। और जब रिंग स्ट्रक्चर बनाता है तो रिंग स्ट्रक्चर बेटा जी दो प्रकार का बनाता है। कितने प्रकार का बेटा जी? यहां पे दो प्रकार का बनाता है। एक रिंग का नाम होता है यहां पे पायरेनोज रिंग और एक का नाम होता है फ्रेनोज रिंग। मैंने बोला पायरेनोज और मैंने बोला फ्रेनोज। प्रीति आप कहोगे सर ये रिंग ही क्यों बनाता है, तो मैं इसके एक आंसर दूंगा बेटा जी कि सब बातें आप केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो। कैसे पढ़ोगे सब बातें केमिस्ट्री में? कि जब हमारा कोई भी केमिकल कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड जब हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा जो मोर स्टेबल हो। और जब आपको सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वो ये कहेंगे कि कार्बन के मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर में या तो बेटा जी आपके 5 एटम की रिंग है या फिर वहां पे वो 6 एटम की रिंग है, और वो ऐसा स्ट्रक्चर अटेंड करने की कोशिश करेगा जहां पे उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले, मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले, वो ऐसा स्ट्रक्चर अटेंड करता है। तो जब वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है ना बेटा, तो दो तरह की रिंग बनती है। या तो रिंग का नाम क्या होता है पायरेनोज रिंग, या फिर क्या नाम होता है फ्रेनोज रिंग। आपने कहा सर ये रिंग का मतलब क्या है, तो मैं कहूंगा बेटा जी इस रिंग में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। मतलब रिंग में 6 एटम होते हैं, 6 एटम इन द रिंग, एंड आउट ऑफ द 6 एटम 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। टोटल एटम कितने होंगे बेटा जी? 6 होंगे, बट 5 कार्बन होंगे, एक ऑक्सीजन होगा। ऐसी एक रिंग बनती है, हम कहते हैं उसमें हेक्सागोनल रिंग है, क्योंकि 6 एटम है, तो हम ऐसे रिंग को बोलेंगे बेटा जी ये पायरेनोज रिंग है। बट इसी से रिवर्स की अगर बात करें तो मैं कहूंगा बेटा जी ऐसा नहीं, एक रिंग और भी बनती है और उस रिंग का नाम होता है पेंटागोनल रिंग। सर इस रिंग में टोटल एटम जो होते हैं बेटा जी वो 5 एटम होते हैं, और उस 5 एटम में से 4 कार्बन होते हैं और एक बेटा जी ऑक्सीजन होता है। तो इस तरह से इसमें 5 एटम है। पलक बेटा ये 5 एटम की रिंग है और बेटा ये 6 एटम की रिंग है, तो दोनों रिंग्स अलग अलग बनेगी यहां पे। तो मैं कहूंगा इस तरह से बेटा जी यहां पे दो तरह के रिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या तो क्या है बेटा जी पायरेनोज या फिर बेटा जी फ्रेनोज। ऐसी ही दो रिंग बनेंगी, इसके अलावा कोई और रिंग हमें मोनोसेकेंड में दिखाई नहीं देंगी। याद रखना है इस बात को, पूछा जाता है हमसे नीट में कि कौन कौन सी रिंग बनाई जाती है, तो ये दो रिंग है जो बनाई जाती है बाय द मोनोसेकेराइड। तो चलिएगा बात करते हैं, सब बना के दिखाइएगा एग्जाम्पल, तो जरा हम आपको बना के दिखाते हैं। हमें अच्छे से समझना है चीजों को, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखिएगा, मैं आपको रिंग बना के दिखाते हैं। आपके सिलेबस में जो है हम उसी को बना देते हैं। सर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के दिखाइएगा। तो देखो जरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, आपने अभी कहा 1 2 3 4 5 6,
सर यहां पे लगा हुआ है एल्डिहाइड और सर है पॉलीहाइड्रोक्सी, 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू। हम ये देखना है कि जो सेकंड लास्ट कार्बन है वो है बेटा जी कायरल कार्बन। कैसा कार्बन बेटा जी? सेकंड लास्ट कार्बन है कायरल कार्बन। इसका जो लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है बेटा जी अटैक करेगा वहां पे जहां पे बैठा होता है फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन। तो प्रीति बेटा जी इसने अटैक किया इस वाले बॉन्ड पे। तो आपने कहा सर यहां पे भी तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास भी क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये वाले जन आपने अटैक किया इस बॉन्ड के ऊपर। तो देखो जरा क्या हुआ, जब इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर से अटैक किया होगा इस बॉन्ड पे, तो सर ये बॉन्ड तो टूट गया होगा यहां से, और इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड यहां बना लिया होगा, हाँ कि ना सर? जब इस ये OH यहां से फ्री होगा तो इस O ने अपने लोन पेयर से अटैक किया इस बॉन्ड पे, तो इस कार्बन के साथ क्या क्या होगा? उसने बॉन्ड बना लिया होगा। तो मुझे यहां पे हसीम बेटा जी कुछ ऐसी चीज दिखाई देगी सर, इसका इस लोन पेयर ने इस बॉन्ड को तोड़वाया, एक बॉन्ड उसने खुद बना लिया। तो मैं कहूंगा ये OH यहां से बॉन्ड बना के इस कार्बन के पास चला गया। एक इस पे ऑलरेडी क्या बैठा था? हाइड्रोजन बैठा था। इसके नीचे क्या बैठा है? कार्बन। और ये क्या है? हाइड्रोजन। इसके नीचे क्या बैठा है? कार्बन। और ये उसका OH, ये कार्बन और ये उसका H, और सर ये कार्बन और ये सर उसका H। सर इसका OH जो है वो शिफ्ट हो चुका है ऊपर, तो अब इसका दूसरा बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बन गया। तो सर इस तरह से ये यहां जुड़ गया। सर यहां पे OH है, H है, OH है, और सर नीचे देखा जाए तो वही सेम बात है, OH है, H है और H है। ये समझना है कैसे बनाया मैंने, कि जो हमारा सेकंड लास्ट कार्बन है उसके ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया वहां पे जहां पे फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन बैठा हुआ है। याद रखना मैंने बोला जहां फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन बैठा हुआ है, ये अगर वहां अटैक करेगा तो आप ये कहोगे सर ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ये ऑक्सीजन अपने बॉन्ड इसके साथ बना लेगा। सर अब इस ऑक्सीजन के बॉन्ड को इस लोन पेयर ने तोड़ा तो हमें कुछ इस तरह की कंडीशन समझ में आई। तो अब आप समझ के देखो, मैं ये कह रहा हूं कि ये बीच में रख दिया मैंने बेटा जी ऑक्सीजन। क्या रखा बेटा जी मैंने? ऑक्सीजन। तो मानसिस ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा बेटा जी? सर ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 और ये C6 है। आपने कहा सर यहां जुड़ा C1, C1 के साथ जुड़ा सर C2, C2 के साथ जुड़ा सर C3, C3 के साथ जुड़ा सर C4 और C4 के साथ जुड़ा सर C5, और देखो C5 सर दोबारा जुड़ गया आपके ऑक्सीजन के साथ में, और C5 के साथ जुड़ा हुआ है सर C6। अब भूमिका रिंग को देखो, रिंग में एटम कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 तो कार्बन, 1 ऑक्सीजन है। तो रिंग कैसी बन गई? पाइनराउज रिंग बन गई, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर में मोस्ट स्टेबल है, तो उसने ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ ऐसी कार्रवाई कर दी। तो अब मैं जरा डायग्राम बना दूं ऑक्सीजन का। आप देखते होंगे आपके एनसीईआरटी बुक में या किसी भी बुक में आप देखोगे आपको ऑक्सीजन का डायग्राम कुछ इस तरह का नजर आएगा। आपने पढ़ा भाई, कॉर्नर जो होता है बेटा जी ये इंडिकेट करता है एक बेटा जी आपके कार्बन को। तो आपने कहा सर ये कार्बन है, इसके साथ OH और H, H और OH, OH और H, OH और H, सर H और CS2OH। सर ये डायग्राम है ग्लूकोज का। क्या डायग्राम बेटा जी यहाँ पे? ग्लूकोज का। बताइएगा सही बात है या नहीं है? सही बात है या नहीं है? सही बात है या नहीं है? ये डायग्राम है किसका बेटा जी? ग्लूकोज का। अब मैं कहूंगा ये कैसा ग्लूकोज है, तो आप ये कहोगे सर ये अल्फा ग्लूकोज, यार सॉरी ये बीटा ग्लूकोज है। मैं अल्फा बीटा वर्ड को समझाता हूं, जरा उसको समझना कि सर इस पहले कार्बन के ऊपर जो ये OH बाइंड हुआ, और जब हम रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस टाइम पे OH नियर बाई ऑफ द
ऑक्सीजन है और हम उसे रिंग स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं नीचे की साइड में, तो ऐसे स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा? अल्फा। मैं लिख देता हूं, when OH group is present near to oxygen in ring structure and represented and below side, then this structure is known as alpha structure. ऐसे स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा बेटा जी? अल्फा स्ट्रक्चर। अल्फा। अगर ये OH इस ऑक्सीजन के पास है, सोचो हम यहां पे 3D की चीज को 2D में दिखा रहा हूं, 3D की चीज को 2D में दिखा रहा हूं, तो आप ये समझ के देखो, ये ऑक्सीजन है सर, ये ऑक्सीजन है इस रिंग का, और सर ये कार्बन का 1 का है। आप ये सोचो, ये ऑक्सीजन जो है, ये OH जो ग्रुप है, ये इसके पास में है, पर जब मैं इसे 3D की चीज को 2D बनाता हूं तो मैं उसे रिप्रेजेंट करता हूं नीचे की साइड में। तो देखो, समझने के लिए आप सिंपल सी बात को ये समझ सकते हो, हम 3D की चीज को 2D बना रहे हैं। अगर मैं जब भी किसी ग्लूकोज के अंदर पहले कार्बन के ऊपर OH को नीचे की साइड में रिप्रेजेंट करूं, तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा बेटा जी अल्फा ग्लूकोज। कैसा होगा? अल्फा ग्लूकोज। अब इसी चीज को आप समझ के देखो दूसरे वे में, कि सर जब ये OH इस पे आके जुड़ा, उस टाइम पे ये OH इस ऑक्सीजन से दूर है, और अगर ये दूर है तो सर दूसरा स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है? तो मैं कहूंगा दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है कुछ ऐसा कि सर ये ऑक्सीजन है, ये सर इस तरह से जुड़ा हमारा, और सर इस बार मैं OH को ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दोनों में अंतर को समझो बेटा जी, मैं बाकी हर जगह सेम बात रख रहा हूं बेटा जी, बस आपको एक जगह बात को समझना है। अगर मैं एक रिंग स्ट्रक्चर में इस OH को नीचे इंडिकेट करता हूं तो ये है बेटा जी अल्फा शुगर, और अगर इस OH को मैं ऊपर दिखाता हूं तो ये है बेटा जी मेरा बीटा ग्लूकोज। आप कहोगे सर ये कैसे बना? तो मैं कहूंगा भाई, जब वो एक लीनियर स्ट्रक्चर से साइक्लिक बना, उस टाइम पे OH की पोजीशन क्या है वो रिंग में दिखाते हैं। अगर वो OH जो है वो इस ऑक्सीजन के नियर है, वो OH जो है वो इस ऑक्सीजन के नियर है, तो मैं उसे रिप्रेजेंट करता हूं बिलो साइड में। अगर वो OH मेरे ऑक्सीजन के नियर है तो मैं उसे रिप्रेजेंट करता हूं बिलो साइड में। अब आप कहोगे सर आपने बिलो कर दिया तो दूर दिख रहा है, बिल्कुल दूर दिख रहा है आपको यहां पे, बट भैया जी हमने रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही बनाया, हमने एक रेफरेंस सेट किया यहां पे। क्या रेफरेंस सेट किया? कि जब एक OH एक ऑक्सीजन के नियर बाय होगा तो हम उसे रिंग स्ट्रक्चर में नीचे दिखाते हैं, और ऐसा रिप्रेजेंटेशन का जो ग्लूकोज बनेगा वो कैसा होगा? अल्फा ग्लूकोज। बट अगर ये OH उस ऑक्सीजन के पास होगा और मैं उसे रिंग स्ट्रक्चर में ऊपर की साइड में दिखाऊंगा, तो मैं कहूंगा इस कंडीशन को मैं क्या कहूंगा? बीटा ग्लूकोज। तो आपको यही समझना है, क्या OH नीचे है या ऊपर है? नीचे है तो वो नियर बाई है, ऊपर है तो वो फार है, मतलब उल्टी बात है। पास दिख रहा है बट दूर है, दूर दिख रहा है बट पास है, पास दिख रहा है बट दूर है, दूर दिख रहा है बट पास है। इस बात को याद रखना है, ये शुगर है अल्फा और ये शुगर है बीटा, ये शुगर है अल्फा, ये शुगर है बीटा, ये बात याद रखनी पड़ेगी मेरे बेटा। ये है आपका पैरेनोज शुगर, जिसमें आपको 6 एटम दिखाई दे रहे हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, और ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर होता है। सोचो सर अगर हम यहां पे स्ट्रक्चर बनाते ग्लैक्टोज का तो क्या होता? अब खुद सोच के देखो, ग्लैक्टोज का होता तो क्या होता? ये ग्लूकोज का है। अरे बेटा ग्लैक्टोज क्या है? C2 का एपीमर है,
किसका एपीमर है? ग्लूकोज पे अगर कार्बन सेकंड पे आपने पोजीशन को घुमा दिया तो वो मैनोज बन जाएगा। तो मतलब आपको कुछ नहीं करना, इसको अगर आप OH को ऊपर कर दोगे, ग्लूकोज में अगर ये OH ऊपर बैठा है थर्ड वाले के साइड में, तो मैं कहूंगा ये क्या बन जाएगा? अल्फा मैनोज। सर इस केस में अगर ये OH ऊपर चला गया तो आपका ये बन जाएगा बीटा मैनोज। सर हम ग्लैक्टोज कैसे दिखाएंगे? मैं कहूंगा देखो ग्लैक्टोज के लिए फिर चीज को नीचे ले लो, ये OH है, ये H है, बट अगर फोर्थ पोजीशन के ऊपर आपका OH ऊपर और नीचे आ जाए, ग्लूकोज जैसी ही सर कंडीशन है, और हमने सर इस तरह से दिखा दिया, तो ये सर बन जाएगा ग्लैक्टोज। देखो आप पता है चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट बनाना मत, चीजें बड़ी सिंपल सी है, उसे कॉम्प्लिकेट आप लोग बना सकते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा 3 तिगाड़ो काम बिगाड़ो, तो भाई ये मेरा पहला कार्बन है, इसकी OH और इसकी पोजीशन कैसे डिफर क्यों मैंने बता दिया आपको, क्योंकि जब ये तो अटैक करके आया है ना, वरना पहले कार्बन पे तो एल्डिहाइड ग्रुप था, वहां तो था ही नहीं आपका OH ग्रुप, ये तो कहां से आया? पांचवें वाले से उठ के आया है। अब ये किस पोजीशन में आया, मैंने उसके व्याप पे क्या कही, अल्फा और बीटा कहा। अगर ये उसके पास आया तो भैया जी ये पास आया तो ये अल्फा है, पास आया तो अल्फा है, बट रिप्रेजेंट उसे मैं नीचे कर रहा हूं। दूर है तो हम उसे ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, और भैया जी वो हमारी बीटा फॉर्म है। तो पहले की कहानी बता दी मैंने आपको, सेकंड वाले पर फोर्थ वाले पे एक ही साइड में होगा, बट 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू है तो उसका OH मैं ऊपर बना रहा हूं। सिंपल सी बात, अगर मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया तो, बट आपने कहा सर ग्लैक्टोज में ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में चौथे कार्बन के ऊपर भी H और OH उल्टे हैं ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में, तो देखो जैसा थर्ड है वैसा ही मैंने फोर्थ बना दिया, सेकंड तो वही रखा ना, सेकंड तो वही रखा ना, तो ये क्या है मेरा ग्लैक्टोज है। सर मैनोज कैसे बनाओ, इसको नीचे ही रखो, बट सेकंड वाले का वैसे कर दो जैसे थर्ड वाले का है, बन जाएगा मैनोज। 3 तिगाड़ो काम बिगाड़ो, याद रखो इसको, आपने अलग दिखा दिया, दैट्स इट। चीजें सिंपल हैं प्रिया स्वाग, चीजें सिंपल हैं, कॉम्प्लिकेट आप कर दोगे, दिमाग को इधर से उधर लगा के जैसा समझा रहा हूं वैसा समझ लोगे तो निधि बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मैं बता रहा हूं बिल्कुल भी नहीं है, बट आप उसे कॉम्प्लिकेट कर दोगे, अगर दिमाग को इधर से उधर रख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। आसान से स्ट्रक्चर जिसे आपको याद रखना है, आसान से स्ट्रक्चर है, आसान। चलिएगा, ये हो गया हमारा ग्लूकोज ग्लैक्टोज मैनोज। जिन्होंने स्ट्रक्चर कैसे बनाया बेटा जी, हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया हमारा बेटा जी, यहाँ पे उन्होंने पैरानोज रिंग वाला। चलिएगा, अच्छी बात है। अब हम एक स्ट्रक्चर आपका फ्रक्टोज का बना के देखते हैं। वैसे लास्ट टॉपिक है, कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है, लास्ट टॉपिक है, आपको समझना है। चलिएगा पारस बेटा, आपने कहा सर फ्रक्टोज तो एक कीटोन शुगर है, तीन तिगाड़ो काम बिगाड़ो, आपने ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया। अब देखो बेटा जी, ये पलक बेटा सेकंड लास्ट कार्बन के OH ने वहां अटैक किया जहां पे फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन बैठा है, मतलब वो तो सेकंड कार्बन पे बैठा है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये फर्स्ट है। सर इस जनाब ने अटैक किया इस डबल बॉन्ड पे, बॉन्ड तोड़ के खुद बॉन्ड बना लिया। इस ऑक्सीजन साहब ने अपनी वैलेंसी पूरा करने के लिए इस बॉन्ड को यहां से तोड़वा दिया, ये OH यहां से हट गया, तो सर क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। सेकंड पे अब क्या किया आपने, आपने कहा सर अब ये OH जी इधर आ गए हैं, ये 2 है, ये 1 है, सर ये 3 है, ये C4 है। सर ये C2 वाला ऑक्सीजन अटैच हो गया C5 वाले से, सॉरी, और सर C5 का जो OH था वो चला गया C2 के ऊपर,
3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू पहले से है। ये बन गया। तो सर आप डायग्राम कैसे बनाए? मैं कहूंगा भाई ऑक्सीजन को रख लो सेंटर में, इसके साथ कौन लग गया? इधर बना के दिखा दूं क्या? इधर बना देता हूं ताकि ज्यादा अच्छा रहे आप लोगों के लिए। ऑक्सीजन सर बीच में है, इसके साथ कौन जुड़ा? C2 जुड़ा। C2 के साथ कौन जुड़ा? C3 जुड़ा। C3 के साथ कौन जुड़ा? C4 जुड़ा। C4 के साथ कौन जुड़ा? C5 जुड़ा। C5 कहां जुड़ गया बेटा जी? वापस ऑक्सीजन से जुड़ गया। देखो C2 ऑक्सीजन से जुड़ा, C2 से कौन जुड़ा? C3, C3 से C4, C4 से C5, C5 वापस जुड़ेगा ऑक्सीजन से। सर C2 के ऊपर बैठा हुआ है C1, C5 के ऊपर बैठा हुआ है C6। अब देखो भूमिका कितने कार्बन है इस रिंग में? 1 2 3 4 5 तो टोटल एटम है जिनमें एक ऑक्सीजन है और 4 कार्बन है। तो आपने कहा सर 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, और अगर ये है तो सर ये रिंग तो पायरोज नहीं है, ये तो फ्रेनोज रिंग है जिसमें 5 एटम का पेंटागोनल स्ट्रक्चर है। ये तो वो रिंग है। हाँ कि ना? अरे बोलो हाँ। घर पे बोलते रहे ना, जोर से बोलना जब मैं बोलूं हाँ या ना, तो घर पे बोलना हाँ। मुझे पता लग जाएगा आप लोगों ने बोली या नहीं बोली। तो ये डायग्राम समझ में आए मेरे भाई? चलो बना दे अच्छे से डायग्राम। पारस बना दे डायग्राम हो मेरे बेटा। तो हमने कहा सर हम इस तरह से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। C1 के ऊपर सर ये OH है, सॉरी C2 की बात हो रही है सर। ये C2 के ऊपर एक साइड में तो OH और एक साइड में CS2OH है। सर यहाँ पे 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू है, तो ये OH है, ये H है, ये OH है, ये H है। सर ये H है देखो यहाँ पे, और एक साइड में लगा हुआ है CH2OH। सर ये हमारा डायग्राम है फ्रक्टोज का। ये हमारा डायग्राम है फ्रक्टोज का। तो मैंने आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कैसे कैसे डायग्राम बनते हैं, कहां पे इनकी रिंग बनती है और कैसी कैसी रिंग बनती है, मैंने आपको ये बता दिया। यानी कि मोनोसैकेराइड में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है मैंने आपको बता दी है। रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर क्या होता है, एपीमर क्या होता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज क्या है, ग्लूकोज क्या है, मैनोज क्या है मैंने बता दिया है, और ये फ्रक्टोज क्या है बता दिया मैंने। इसी के साथ बेटा जी मेरा मोनोसैकेराइड मेरा खत्म होता है। प्रिया जी मोनोसैकेराइड मेरा खत्म होता है। आपको ये सारे डायग्राम नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है, बना बना के देखने हैं। डायग्राम नोटबुक में अलग अलग प्रैक्टिस करनी है, बना बना के देखने हैं, और नहीं आए तो मुझसे पूछना है। जब मैं स्कूल आता हूं तो मुझसे सारी बातें आपको डिस्कस करनी है। बायोमोलिक्यूल का ये टॉपिक चल रहा है कार्बोहाइड्रेट, और उसमें मोनोसैकेराइड हमारा समाप्त होता है। अब 2 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट भी खत्म हो जाएगा। ये सारे स्ट्रक्चर आपके नोटबुक में होने चाहिए। मैं स्कूल में नोटबुक चेक करूंगा, मुझे सब कुछ अप टू द मार्क चाहिए। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।